नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एडू फॉर इंडिया के प्लेटफॉर्म पर। इस वाले सेशन में हम जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कवर कर रहे हैं उसका आज एक कंप्यूटर का पार्ट है। कंप्यूटर का पार्ट एपीएस के एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो यहाँ पर शामिल हैं और एनटीए के द्वारा जो ये एग्ज़ाम हुआ था 23 तारीख को पहली शिफ्ट में, उसमें ये क्वेश्चन पूछे गए थे। अब यहाँ पर हम आपको ये बता रहे हैं कि इन क्वेश्चन के साथ में जो बेसिक्स बातें हैं उन चीज़ों को हम कवर करेंगे, उनके साथ में जो डिटेल्स के साथ ऐड हो सकती है, आपके एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है, तो उन सारी चीज़ों को हम यहाँ पर आपके साथ में डिस्कस करेंगे, जिससे कि आपका थोड़ा छोटा सा बेसिक कॉन्सेप्ट, छोटे छोटे चीज़ें हैं और उसके साथ में आपका जो क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे गए उनका कंप्लीट एनालिसिस हो सके। तो इसलिए इनको डिटेल में हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। देखते हैं कि सबसे पहला प्रश्न जो आपसे पूछा गया था, पहला प्रश्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो इंटरनेट प्रोटोकॉल की बात कही जा रही है और निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट प्रोटोकॉल नहीं है। तो इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंटरनेट तो आप सब यूज़ करते हो, उनकी बात कही जा रही है। दूसरा क्या यहाँ पर दिया गया है कि प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल मतलब कह सकते हैं कि एक कानून जो होते हैं, नियम कायदे होते हैं, उनका एक सेट होता है, क्योंकि उन्हीं के दायरे में सारी चीज़ें फॉलो की जाती हैं, चाहे यहाँ पर प्रशासन की दुनिया में हो और चाहे ये डिजिटल की दुनिया के जो नियम कानून हो, तो उनको उनके एक सेट को प्रोटोकॉल कहा जाता है। तो यहाँ पर उन प्रोटोकॉल की बात कहीं पूछी जा रही है जो इंटरनेट में यूज़ होते हैं। तो यहाँ पर जो आपका पूछा जा रहा है कि नहीं है, तो नहीं में एक आता है यहाँ पर विकल्प सी, एसटीपी नहीं होगा। बाकी अगर बात करें एचटीपी, एफटीपी और आईपी, आईपी को इंटरनेट प्रोटोकॉल कहते हैं, तो ये सारे होंगे, लेकिन एसटीपी नहीं होगा। एसटीपी यानी कि स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। इसको डिटेल में देखते हैं। इंटरनेट प्रोटोकॉल या इसका प्रयोग होता है जो कम्युनिकेशन होता है उसमें उसमें कर डेटा को भेजने के लिए या प्रदान करने के लिए, ठीक है, यहाँ पर प्रयोग होता है। यानी कैसे डेटा को इंटरनेट पर आने जाने या संचारित करने के लिए। एक चीज़ यहाँ पर जो दी गई है वो ये है कि एचटीपी यानी कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, और एफटीपी के लिए यूज़ करते हैं फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, और आईपी के लिए इंटरनेट प्रोटोकॉल। एक चीज़ जो यहाँ पर विजिबल है कि एचटीपी में टेक्स्ट आते हैं और एफटीपी में फाइल आती है और आईपी में यहाँ पर इंटरनेट प्रोटोकॉल आता है। आईपी का मतलब कुछ और होता है जिसको आगे देखेंगे। एसटीपी यानी कि स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। स्पैनिंग का मतलब लगभग आप समझ सकते हैं कि जब चरखा चलाया जाता है तो कताई बुनाई की जाती है, तो चरखा क्या होता है, वो गोल गोल घूमता रहता है। इसी तरीके से जो नेटवर्क होता है कुछ इस तरीके से बनाया जाता है और मेनली इसका यूज़ होता है लेन में। लेन यानी कि LAN, लाइन एरिया नेटवर्क। ये नेटवर्क टोपोलॉजी में आपने पढ़ा होगा, कई टाइप्स के जो यहाँ पर नेटवर्क की टोपोलॉजी होती है उसमें एक लेन होती है जो लोकल में यूज़ करने के लिए इसको सेट बनाया जाता है। और ईथरनेट नेटवर्क में ये लूप फ्री जो लॉजिकल टोपोलॉजी बनाता है। लूप फ्री का मतलब होता है कि यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी जो जिससे कि नेटवर्क एरर, डेटा को भेजने में और या फिर प्राप्त करने में कोई दिक्कत हो। और इसके उद्देश्य की बात करें तो जो कह सकते हैं एक्सेस जो पाथ होते हैं वहाँ पर लूप ना बन जाए, यानी कि डेटा यहाँ पर आने जाने में दिक्कत ना हो, क्योंकि लूप हम हमेशा किसी किसी के लिए खतरनाक होते हैं। आगे देखते हैं कि कंप्यूटर के द्वारा मैथमेटिकल कंप्यूटिंग के लिए किस डैश लिखा हुआ पे संख्या प्रणाली का उपयोग होता है। यानी कि कंप्यूटर परफॉर्म मैथमेटिकल ऑपरेशंस यूजिंग द कौन सा नंबर सिस्टम। तो आप सब जानते हैं कि कंप्यूटर को परफॉर्म करने के लिए जो यहाँ पर नंबर सिस्टम यूज़ होता है वो होता है बाइनरी में, यानी कि 0 और 1 के फॉर्म में जो ये नंबर होते हैं इनको यूज़ किया जाता है। अब बाइनरी का यहाँ पर बेसिक सा काम क्या होता है। बाइनरी में जो कंप्यूटर होता है वो डेटा को स्टोर करेगा। जो बेसिक सी इकाई की अगर बात करेंगे तो स्टोर भी इसी के माध्यम से होगा और प्रोसेस जो होगा वो भी इसी के माध्यम से होगा। और जो कंप्यूटिंग का मतलब यानी कि यहाँ पर आप जानते हैं कि गणना करना, जब किसी चीज़ की गणना करेगा, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ठीक है, इस तरीके जो भी गणना करेगा वो यहाँ पर बाइनरी नंबर्स का प्रयोग करेगा।
अगला देखते हैं प्रश्न संख्या जो 23 आपसे पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्ट मेथड ऑफ एडिटिंग द सेल कंटेंट। निम्नलिखित में से सेल कंटेंट को संपादित करने का सही तरीका नहीं है। संपादित का मतलब एडिट करने का। तो सबसे पहले आपके दिमाग में आएगा, आप जानते हैं तो अच्छी बात है, जो बेसिक वाले हैं उनको मैं बता दे रहा हूँ, मतलब जो नए लोग हैं। सेल क्या होती है तो उसको पहले बता देते हैं। अ सेल इज अ स्पेसिफिक लोकेशन विद इन अ स्प्रेडशीट एंड इज डिफाइंड बाय द इंटरसेक्टिंग ऑफ रो एंड कॉलम। जब ये रो और कॉलम इंटरसेक्ट करते हैं, जहाँ काटते हैं, वहाँ पर एक सेल का निर्माण होता है। यहाँ पर बात कही जा रही है स्प्रेडशीट की, यानी कि जिसे आप वर्कबुक या फिर एक्सेल शीट कहते हैं। ये आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उस पर डिपेंड करेगा, या फिर कौन प्रोवाइड करवा रहा है उस पर डिपेंड करेगा। इसका नाम बदल जाता है इस वर्कबुक का, कहीं स्प्रेडशीट आता है, कहीं पर आपका एक्सेल शीट आता है, और गूगल वाले किसी और नाम से बताते हैं, जाना जाता है उनकी सीट को। यहाँ पर जो सेल की बात कही जा रही है तो देख सकते हैं कि यह एक सेल है जो इस वाले रो को और डी वाले कॉलम को जहाँ पर काटते हैं वहाँ पर बनता है, तो इसको सेल कहते हैं। जैसे यहाँ पर 16 से स्टार्ट होता है और ये रो पूरी हो जाती है, और एच वाला स्टार्ट होता है, यहाँ पे कॉलम हो जाता है, तो ये यहाँ पर कहाँ काट रहे हैं, इस जगह पर, तो ये क्या हो जाती है, सेल। तो आपको सेल समझ में आ गया है। तो अब यहाँ पर सेल को कैसे एडिट नहीं कर सकते हैं, तो जो आल्ट की होती है इसको प्रेस करके सेल को एडिट नहीं किया जा सकता, तो विकल्प ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। F2 को प्रेस करके सेल को एडिट किया जा सकता है। क्लिक द फार्मूला बार, तो सेल आपको दिखाते हैं कि ये वाला जो पोर्शन हो जाता है ये फार्मूला बार। तो यहाँ पर जब हम क्लिक करेंगे किसी सेल का, यहाँ पर एड्रेस डालेंगे तो वहाँ पर सेल को एडिट कर सकते हैं, यहाँ पर फार्मूला लिख करके किसी सेल को। फिर अगला ऑप्शन जो दिया गया कि डबल क्लिक द सेल, तो इस किसी भी सेल में आते हैं, यहाँ पर कर्सर डालते हैं और यहाँ पर 2 बार क्लिक करेंगे किसी भी सेल में, तो उस सेल को हम पर्टिकुलर एडिट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर F2 का प्रयोग करके भी कर सकते हैं, लेकिन आल्ट का प्रयोग करके नहीं किया जा सकता है। अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया कि प्रश्न संख्या 24, विच मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर कैन नॉट बी अल्टर्ड। देखो क्वेश्चन में ध्यान रखना, कैन भी या कैन नॉट भी। कंप्यूटर की कौन सी मेमोरी परिवर्तित नहीं की जा सकती, यानी कि बदली नहीं जा सकती है। रैम है, रोम है, सेकेंडरी मेमोरी है। अब यहाँ पर आपके ऑप्शन ये दिए गए, इनमें हमें बताना है। तो देखिए, मेमोरी होती हैं 2 टाइप की, एक आपकी होती है वोलाटाइल मेमोरी, एक होती है नॉन वोलाटाइल मेमोरी। वोलाटाइल मेमोरी होती है जिसमें डेटा चेंज होता रहता है, और नॉन वोलाटाइल में जो नहीं बदलती। वोलाटाइल जो बदल जाए, नॉन वोलाटाइल जो ना बदले। अब इसके अंतर्गत आता है रैम, जिसमें क्या होता है, जब तक पावर सप्लाई होती रहती है तब तक काम होता रहता है, और जैसे ही पावर सप्लाई बंद हो जाएगी तो रैम का डेटा अपने आप में वो हट जाएगा, यानी कि ये बदल जाएगी, तो रैम हो जाएगा, रैम में चेंजेस होंगे। अगला देखते हैं, रोम की अगर बात करें तो रोम क्या है, नॉन वोलाटाइल है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेकेंडरी मेमोरी, ये डेटा नहीं चेंज करेगी, तो विकल्प बी आपका सही हो सकता है। सेकेंडरी मेमोरी, तो सेकेंडरी मेमोरी देखो, सेकेंडरी मेमोरी के यहाँ पर एग्जाम्पल दिए गए हैं, उनमें से क्या है, ये नॉन वोलाटाइल मेमोरी जो हैं, जैसे फ्लॉपी डिस्क होती है, कॉम्पैक्ट डिस्क होती है, एक हार्ड डिस्क होती है, एसएसडी होती है, पेन ड्राइव आप सब यूज़ करते हो, और एक एसडी कार्ड होता है जो डिवाइसेस में यूज़ होता है। इनमें जो डेटा डाला जाता है वो डेटा बना रहता है, यानी कि हटता नहीं है, तो विकल्प सी भी आपका सही हो सकता है। तो बी और सी किस में दिया गया है, विकल्प डी यहाँ पर जो आपके यहाँ पर दिया गया है वो सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि बी और सी दोनों होंगे। बाकी मेमोरी के बारे में हम जब क्लास लेंगे डिटेल में तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। फिर देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट इनपुट डिवाइसेस। तो इनपुट डिवाइस के बारे में पूछा गया है कि निम्नवत में से कौन सा सामान्य आउटपुट डिवाइस का विकल्प नहीं है। आउटपुट यानी कि यहाँ पर जो दिया गया है मॉनिटर, ये हमें क्या करता है, डिस्प्ले करता है, चीज़ों को बाहर निकाल के दर्शाता है, यानी कि ये आउटपुट है। कीबोर्ड क्या करते हैं, हम इन करते हैं, इनपुट यानी कि प्रेस करते हैं और
डेटा को इंटर करते हैं, तो ये इनपुट हो जाती है। प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है क्योंकि प्रिंट बाहर निकल करके आता है। स्पीकर में क्या होती है, ध्वनि आवाज़ क्या करती है, बाहर निकलती है। तो विकल्प बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, ये आउटपुट डिवाइस नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या जो 26 दिया गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द इनपुट डिवाइसेस। अब यहाँ पर इनपुट डिवाइस के बारे में पूछा गया। अब सारे क्वेश्चन यहाँ पर विकल्प के फॉर्म में, निम्न में से इनपुट आउटपुट का विकल्प नहीं है। कुछ क्वेश्चन कुछ इस तरीके से था, यानी कि इनपुट और आउटपुट दोनों है। यहाँ पर जो इनपुट लिखा हुआ वहाँ पर उसके साथ में आउटपुट भी होगा, ऑब्लिक लगा करके। यहाँ पर हम इसको एडिट किए दे रहे हैं। लिखा हुआ है कि वे कंप्यूटर जो सूचना आपूर्ति करते हैं और बाहरी विश्व को सूचना संप्रेषित करते हैं, तो ये आउटपुट का काम कर सकते हैं। फिर लिखा हुआ है कि वे पेरिफेरल डिवाइस भी कहलाते हैं। तो कंप्यूटर के आसपास कौन, प्रिंटर लगा रहता है और कीबोर्ड लगा रहता है, माउस लगा रहता है, स्पीकर लगा रहता है। तो ये सारे क्या होते हैं, पे जो कंप्यूटर के आसपास जुड़े हों, पेरिफेरल का मतलब होता है उसकी परिधि में जो कंप्यूटर के जो आसपास जुड़े होते हैं वो पेरिफेरल डिवाइसेस कहलाते हैं। तो आपकी डेफिनेशन ये भी क्लियर हो गया कि पेरिफेरल डिवाइस क्या है। फिर लिखा हुआ है कि वह इंटरफेस कहलाते हैं, तो यह भी आपका सही उत्तर हो जाता है इनपुट आउटपुट के लिए। विकल्प डी जो यहाँ पर दिया गया है, दे यहाँ पर लिखा होगा दे आर पार्ट ऑफ द सीपीयू, वे सीपीयू के भाग होते हैं। तो यहीं पर ये क्या हो जाता है, गलत हो जाता है, क्योंकि वे सीपीयू के भाग नहीं होते हैं। तो विकल्प डी आपका सही उत्तर है। अब देख लेते हैं, देखिए ये सीपीयू हो जाता है, ये पूरा अगर सिस्टम समझे तो ये सीपीयू हो जाता है। अब इसको डेटा क्या करते हैं, इनपुट करते हैं। अब ये क्या करता है, इसको प्रोसेस करता है और हमें आउटपुट देता है। लेकिन इनपुट और आउटपुट सीपीयू के भाग नहीं है। सीपीयू के भाग कौन कौन से, एक तो होता है आपका कंट्रोल यूनिट सीयू, और फिर एक होता है मेमोरी यूनिट, फिर एक होता है ALU। 3 पार्ट होते हैं, यानी कि अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। तो सीपीयू के मेनली 3 पार्ट होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं जो हमसे पूछा गया कि HTML का विस्तृत रूप क्या है, यानी कि हमसे फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जग जाहिर है आप सब इसके बारे में जानते हैं। विकल्प सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज क्या है, यह एक बेसिक एक लिपि है जिसको यूज़ किया जाता है जो वेब ब्राउज़र होते हैं उनको यहाँ पर डिज़ाइन करने के लिए, जहाँ जिसको आप यूज़ करते हो www के फॉर्म में, उन पेजेस को यहाँ पर बनाने के लिए, डिज़ाइन करने के लिए इसका यूज़ होता है। अगला प्रश्न जो आपसे पूछा गया, द ऑपरेटिंग सिस्टम यूज्ड बाय एप्पल डिवाइसेस। तो एप्पल यानी कि जो क्या करती है, मैक या आईपैड या आईफोन बनाती है, उसमें कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होता है। तो iOS का प्रयोग यहाँ पर एप्पल डिवाइसेस में होता है, और ये होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। बाकी लिनक्स, यूनिक्स और सोलरिस ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन एप्पल के द्वारा खासकर iOS यूज़ किया जाता है। जैसे समझ सकते हैं कि एप्पल का जो आईफोन होता है उसमें iOS होता है, और एंड्रॉयड जो जितने सिंपल इधर फ़ोन आते हैं एंड्रॉयड में, ये अलग ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होता है, ये एंड्रॉयड का सिंबल है। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 29, विच ऑफ द फॉलोइंग की इज़ यूज्ड रीनेम द फाइल। कोई फाइल दी गई है सिस्टम में, उसको हमें नाम परिवर्तित करना है, तो कौन सी की का प्रयोग करेंगे, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी कुंजी फाइल का नाम बदलने के लिए प्रयुक्त होती है। तो कोई फाइल होती है कंप्यूटर में, उस पर क्या करते हैं, क्लिक करते हैं, ठीक है, उस पर क्लिक किया। अब उसमें कई सारे तरीके होते हैं फाइल का नाम चेंज करने के लिए, रीनेम करने के लिए। हमें यहाँ पर डील करना है ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो विकल्प यहाँ पर दिया गया है F2, F12, F5 और F8। इसमें जो सही उत्तर हो जाता है आपका वो हो जाएगा F2। हम जो एक शॉर्टकट की दी होती है फंक्शन की, F2 का जैसे प्रेस करेंगे तो फाइल रीनेम करने के लिए वहाँ पर ओपन हो जाएगा फाइल पे क्लिक करने के बाद में। अब F2 का प्रयोग कहाँ पर F12 का प्रयोग कहाँ पर होता है। तो जो MS वर्ड होता है
वहाँ पर डायलॉग जो बॉक्स होता है उसको ओपन करने के लिए F12 का प्रयोग होता है। डायलॉग बॉक्स एक ऐसा बॉक्स होता है जहाँ पर चीज़ें दी होती है और वहाँ पर जो पर्टिकुलर चीज़ को हम वहाँ पर कस्टमाइज़ करने के लिए उसका प्रयोग करते हैं। रीनेम, देखो फाइल का रीनेम यहाँ पे करना है तो F2 का प्रयोग कर सकते हैं किसी फाइल पर क्लिक करने के बाद में। F5 का प्रयोग कहाँ पर करते हैं, तो F5 को क्या करते हैं कि रीलोड करने के लिए प्रयोग करते हैं, रीलोड, या फिर इसके अलावा CTRL+R का प्रयोग करते हैं। F5 का प्रयोग करेंगे तो पेज क्या हो जाएगा, रीलोड हो जाएगा। इसी तरीके से F8 की अगर बात करें तो विंडोज़ में क्या होता है, जो बूट मेन्यू होता है ये उससे ओपन होता है, उसको एक्सेस कर सकते हैं। कि सेलेक्ट द ऑड वन आउट, यानी कि इनमें से एक असंगत है उसको हमें चुनना है, उसका चयन करना है। इसमें दिया गया है कि C++, फोर्ट्रॉन और पास्कल, ये इन तीनों को ध्यान से देखें तो ये क्या हैं, सभी क्या हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, यानी कि प्रोग्रामिंग भाषाएं हैं कंप्यूटर में। और जो ओरेकल दिया गया है वो यहाँ पर डिफरेंट है, यानी कि ये अलग है। तो विकल्प डी यहाँ पर असंगत है, विकल्प डी आपका सही उत्तर होगा। अब बात करते हैं ओरेकल की। तो ओरेकल इज द मोस्ट यूज रिलेशन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, यानी कि RDBMS, ठीक है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि DBMS के बारे में पढ़ते हो। ये क्या है, एक रिलेशन बेस्ड है। और RDBMS का प्रयोग कहाँ पर होता है, जो बड़े बड़े बिजनेस होते हैं वो डेटा को क्या करते हैं, स्टोर करने के लिए या फिर इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं ओरेकल को। फिर देखते हैं प्रश्न संख्या जो 31 दी गई है कि ऑन द विंडोज, विंडो की बात कही जा रही है, ये फोकस करना है यहाँ पर। What is the command to select the entire text? देखिए आपके यहाँ पर लिखा हुआ है कि कोई टेक्स्ट दिया गया पैराग्राफ में, उसको कंप्लीट सेलेक्ट करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं। यहाँ पर विंडोज़ को पहले क्यों लिख दिया गया, क्योंकि अभी किसी और ऑपरेटिंग सिस्टम में जाएंगे तो ये जो शॉर्टकट की है इनका जो उद्देश्य हो सकता है कि बदल जाए, तो यहाँ पर ये लिखना ज़रूरी था। वैसे अगर आपके सिलेबस में दिया रहता कि विंडोज़ ही पूछा जाएगा, तब के लिए आपको यहाँ पर कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो किसी पाठ्यांक को यानी कि किसी टेक्स्ट को कंप्लीट सेलेक्ट करने के लिए प्रयोग करते हैं कंट्रोल ए का, तो विकल्प सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब कंट्रोल सी मतलब किसी चीज़ को क्या करेंगे, कॉपी करने के लिए प्रयोग करेंगे। कंट्रोल बी कोई यहाँ पर टेक्स्ट लिखा हुआ उसको बोल्ड करने के लिए और उसको हाईलाइट करने के लिए कंट्रोल बी का प्रयोग किया जाता है। फिर कंट्रोल यू, यानी कि कोई शब्द यहाँ पर लिखा है, कंट्रोल यू का प्रयोग करेंगे तो उसके नीचे अंडरलाइन हो जाएगा, तो कंट्रोल यू। सेलेक्ट, अब देख लेते हैं यहाँ पर जो दिया गया है, कंट्रोल ए सेलेक्ट करने के लिए, बी बोल्ड करने के लिए, कंट्रोल के साथ सी कॉपी, और डी क्या फॉन्ट के लिए, और ई मतलब किसका प्रयोग किया जाता है, जो टेक्स्ट इधर उधर लिखे रहते हैं इधर उनको पैराग्राफ में बीच में लाने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसको ई को सेंटर भी बोलते हैं और ई को अलाइनमेंट भी बोलते हैं। कंट्रोल एफ यहाँ पर किसी चीज़ को फाइंड करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अगला जो प्रश्न था कि प्रश्न संख्या 32, विच ऑफ दीज इज नॉट अ कॉमन टाइप ऑफ मॉलवेयर। तो मॉलवेयर क्या होते हैं, जिनके आप कह सकते हो कि वायरस आ गए हैं। एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर के अंदर जो प्रोग्राम होते हैं उनको हानि पहुंचाने के लिए इसको बनाया जाता है या फिर इसको प्रयोग करते हैं, तो उनको मालवेयर कहते हैं। तो इसमें पूछा गया कि निम्न में से कौन सी सामान्य प्रकार का मालवेयर नहीं है। तो ऑप्शन में दिया गया है आपका वॉर्म दिया गया है, नॉट, ट्रोजन और बैकडोर्स। यहाँ पर जो नॉट दिया गया है ये सामान्य प्रकार का मालवेयर नहीं है, बाकी वॉर्म हो गया, ट्रोजन हो गया और बैकडोर्स हो गया, ये मालवेयर हैं। नॉट क्या है, जो एंड्रॉयड लॉन्च हुआ था तो एंड्रॉयड का जो 7वां वर्जन 7th वर्जन था उसे नॉगेट कहा जाता था, नॉट या नॉगेट, तो ये इसका सिंबल भी था। विकल्प बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। फिर देखते हैं प्रश्न संख्या 33, वर्ल्ड वाइड वेब को विकसित करने वाले कौन थे। तो यह एक सिंपल क्वेश्चन है, टिम बर्नर्स-ली इसको विकसित किया था इन्होंने। कभी कभी अब जिसको आप WWW के नाम से जानते हो और इसको
विकसित किया गया था 1989 में। फिर देख लेते हैं जो टिम बर्नर्स-ली थे, इन्होंने विकसित किया था 1989 में। और जो www 3 बार लिखा होता है, तो कभी हो सकता है आपसे W3 के बारे में पूछे तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो W3 क्या होता है? यही www होता है, वर्ल्ड वाइड वेब। प्रश्न संख्या 34, व्हाट इज द न्यूमेरिकल लेवल दैट इज कनेक्टेड टू अ कंप्यूटर नेटवर्क फॉर कम्युनिकेशन नोन एज, उसको किस नाम से जाने जाते हैं? यानी कि ऐसा कौन सा संख्यात्मक स्तर है जिसे कंप्यूटर नेटवर्क से सूचना प्राप्त करने के लिए संबद्ध किया जाता है? थोड़ा सा आपने पढ़ा है तो आसानी से हो जाएगा, वरना डिटेल में थोड़ा जाना पड़ेगा इसमें। हम आपको ऐसे बता दे रहे हैं, बाकी जो क्लासेस होंगी उनमें आपको ये सारी बेसिक्स मिल जाएंगे। जो कंप्यूटर नेटवर्क में क्या होता है, इंफॉर्मेशन को पाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये SMTP, इससे कहते हैं SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। और डोमेन नेम ये लिया जाता है इंटरनेट पर, वो अलग चीज़ होती है। और रियल टाइम ब्लॉक होल लिस्ट, ये अलग चीज़ें होती थी। विकल्प डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। इंटरनेट प्रोटोकॉल को क्या कहते हैं? IP एड्रेस कहते हैं। और ये नंबर्स के फॉर्म में होता है। देखो यहाँ पर आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि न्यूमेरिकल लेवल, यानी कि संख्यात्मक स्तर। तो देखो इनको नंबर्स में डिनोट करते हैं। नंबर्स यूज टू आइडेंटिफाई अ कंप्यूटर और अ नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर, किसी कंप्यूटर को पहचान के लिए या फिर उस कंप्यूटर के जो नेटवर्क होता है उसको पहचान करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ये IP एड्रेस कुछ इस तरीके से होता है। इसमें नेटवर्क एड्रेस होता है और लास्ट के जो नंबर होते हैं वो होस्ट एड्रेस को प्रदर्शित करते हैं या फिर शो करते हैं। तो उम्मीद है आपको चीज़ें यहाँ पर समझ में आ गई होंगी। प्रश्न संख्या 35 दिया गया है, यानी कि विच डेवलप द फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर, यानी कि हिंदी में लिखा है यांत्रिका परिकलक को पहली बार विकसित किया था। तो किसके द्वारा ये विकसित किया गया था? तो प्रश्न संख्या 35 के लिए जो सही उत्तर होगा वो ब्लेज पास्कल के द्वारा किया गया था। इसको कभी कभी पास्केलाइन भी कहा जाता है। इसका फोटो आप देख सकते हो। जो सब पहले ये विकसित किया गया था कैसा था? मैकेनिकल यानी कि यांत्रिक परिकलक या फिर कंप्यूटर। विकल्प बी यहाँ पर सही उत्तर होगा, पास्केलाइन। एडा अगस्टा ने क्या किया था? हरमन हेलोरिथ और चार्ल्स बेबेज, इन तीनों के बारे में आपको जो भी कुछ पता है आप कमेंट करके बता सकते हैं, जिससे कि आपको चीज़ें अगर पता है तो याद रहेंगी। जब कोई आप चीज़ एक्टिविटी करते हो, लिख करके याद करते हो, या कुछ बोलते हो, या कुछ स्टोरी क्रिएट करके आप चीज़ों को पढ़ते हो, तो मुझे लगता है वो चीज़ें याद रहती हैं और प्रेशर में भी एग्ज़ाम में आपके याद आती हैं, रिकॉल होती हैं। इससे आपको मदद मिलती है। फिर देखते हैं कि प्रश्न संख्या 36 जो है, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज द फर्स्ट फुली कंप्यूटराइज्ड विलेज लोकेटेड, भारत के किस राज्य में पूर्णतः कंप्यूटरीकृत गांव अवस्थित है? तो विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा। जो केरल होगा वहाँ इसको ये फुली कंप्यूटराइज्ड गांव है। केरल राज्य में एक गांव था, उसका नाम था वेल्लाड, वही एक गांव है। उसी के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, द टेक्निकल प्रॉब्लम Y2K इज नोन एज द, तो Y2K, Y मतलब यहाँ पर समझ लेते हैं कि ईयर को इसको प्रदर्शित कर सकते हैं, Y को, 2 मतलब 2, और इधर जो K लिखा हुआ है इसको 1000 से समझ सकते हैं। एक यानी कि जो साल था 2000 जैसे शुरू होता है तो कंप्यूटर में एक प्रॉब्लम आ जाती है, उसमें जो प्रोग्रामिंग होती है उसमें एक बग आ जाता है, तो इसे मिलेनियम बग कहा गया। विकल्प सी आपका सही उत्तर होगा इस प्रश्न के लिए। यहाँ पर देख सकते हैं कि दिसंबर 31, 1999 और समय था 11:59 PM, तब तक चीज़ें सही थी। और उसके बाद में जैसे चीज़ें चेंज होती, 1 जनवरी 2000 लागू होता है 12:01 पर रात्रि में, तो उस समय कंप्यूटर में एक बग आ जाता है जिसको मिलेनियम बग के नाम से जाना जाता है। तो उम्मीद है आपको वाई का मतलब और 2 का मतलब और के का मतलब समझ में आ गया होगा, जिसने प्रोग्रामिंग में कंप्यूटर के सिस्टम में दिक्कतें पैदा की यूजर्स के लिए। फिर देखते हैं कि जो प्रश्न संख्या 38, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ माइक्रो कंप्यूटर,
निम्नलिखित में कौन माइक्रो कंप्यूटर का उदाहरण नहीं है, हमें ये बताना है। तो पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप और इलेक्ट्रॉनिक जो नोटबुक होते हैं, ये तीनों आपके माइक्रो जो कंप्यूटर होते हैं उनमें प्रयुक्त होते हैं, उनके श्रेणी में आते हैं। अब यहाँ पर लिखा हुआ है क्यूबिट कंप्यूटर्स। पहले तो फोकस करते हैं कि बिट पे। तो जो ये सिंपल से कंप्यूटर हम लोग अभी तक यूज़ करते आए हैं, इनका बेसिक क्या होता है? इनका बेसिक होता है बिट, बिट बाइट, फिर आगे चीज़ें श्रेणी, इनकी मेमोरी, यानी कि इनके जो डेटा स्टोर करने वाली बातें होती हैं, इकाइयाँ बढ़ती जाती हैं, लेकिन बेसिक में जाते हैं तो वो बिट होता है, यानी कि 0 और 1। अब क्यूबिट में आते हैं तो क्यूबिट एक बेसिक यूनिट है, इकाई है क्वांटम कंप्यूटर्स की, यानी क्वांटम कंप्यूटर जो इन्फॉर्मेशन या डेटा स्टोर करता है उसकी बेसिक इकाई, यानी कि क्यूबिट। अब वही 0 और 1 है, लेकिन ये क्या हो जाता है, काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाता है, क्योंकि इसकी जो परिकलन या गणना करने की, कैलकुलेशन करने की जो क्षमता होती है, इसके जो सिंपल वाले कंप्यूटर होते हैं उनसे कहीं ज़्यादा होती है। तो क्यूबिट मतलब क्वांटम कंप्यूटर। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 39। इन द माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, यहाँ पर पहले ही डिनोट कर दिया गया कि कौन सा यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम है। व्हाट इज द शॉर्टकट टू हाइड अ रो, रो को हाइड करने के लिए कौन सी शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है? जो आप एक्सेल यूज़ करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, यानी कि कोई पंक्ति है उसको छुपाने के लिए शॉर्टकट की बताना है हमें। तो विकल्प डी जो यहाँ पर दिया गया है वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि जो शॉर्टकट की होती है, इसे मान लेते हैं कि ये रो है, ये वाली हमको हाइड करना, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे और कंट्रोल+9 को प्रेस करेंगे तो ये रो क्या हो जाएगी, हाइड हो जाएगी, अनविजिबल हो जाएगी। तो विकल्प डी आपका सही उत्तर हो जाएगा, कंट्रोल+9। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि कंट्रोल+1, तो फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स जो होता है इसको ओपन करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अब फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स क्या होता है? जब यहाँ पर ये सीट खुला है, ठीक है, इस सीट में से यहाँ पर क्लिक करेंगे तो एक डायलॉग बॉक्स ये वाला ओपन हो जाएगा। जब हम क्लिक करेंगे कंट्रोल+1, अब जब ये डायलॉग बॉक्स ओपन होगा तो ये मान लेते हैं कि ये सेल दी गई है, तो इसमें हम अपने हिसाब से चीज़ें चेंज कर लेंगे, नंबर्स, अलाइनमेंट, फॉन्ट, ठीक है, बाकी और चीज़ें जो दी गई हैं इनको अपने हिसाब से यहाँ पर सेट कर सकते हैं। तो इसको डायलॉग बॉक्स बोलते हैं, फॉर्मेट सेल का जो फॉर्मेट है उसका डायलॉग बॉक्स। फिर लिखा हुआ है यहाँ पर कंट्रोल+5। कंट्रोल+5 क्या होता है, इसका भी प्रयोग करते हैं एक्सेल सीट में, इसको देख लेते हैं। तो एक होता है स्ट्राइक थ्रू, तो इसको क्या करने, लागू करने के लिए और हटाने के लिए कंट्रोल+5 का प्रयोग करते हैं। स्ट्राइक थ्रू है क्या, तो ये इस तरीके से जो ABC लिखा होता है इन पे जो लाइन बन जाती है या फिर हट जाती है, इसी को स्ट्राइक थ्रू कहते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा, ये वाला पूरा टेक्स्ट लिखा हुआ है, इस टेक्स्ट पे स्ट्राइक थ्रू अप्लाई करने के लिए कंट्रोल+5 या फिर इसको रिमूव करने के लिए हम कंट्रोल+5 का भी प्रयोग करते हैं। अब विजुअल बेसिक क्या है, माइक्रो क्या है, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनको हम धीरे धीरे आगे की क्लासेस में डिस्कस करते रहेंगे। फिर देखते हैं कि प्रश्न संख्या जो 40 दिया गया है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सेल में हाइपरलिंक को कैसे जोड़ते हैं। तो हाइपरलिंक को जोड़ने से पहले हम देख लेते हैं कि हाइपरलिंक होता क्या है। मान लेते हैं कि ये वाला सेंटेंस हमने यहाँ पर लिख रखा है, इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हाउ इज़ द हाइपरलिंक इंसर्टेड इन द सेल। ये मान लेते हैं कि कोई यहाँ पर हम टेक्स्ट ही लिखेंगे, तो हमने कोई टेक्स्ट लिखा, यानी कि शब्द यहाँ पर हमने लिखा, कोई शब्द लिखा, उसको हाईलाइट कुछ इस तरीके से कर रहा है। तो इसको जब हम क्लिक करेंगे तो ये कहीं हमको किसी दूसरे पेज पर लेकर के जाएगा या फिर कोई दूसरी फाइल ओपन कर देगा जहाँ पर हमें कुछ अलग इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। तो इसको हाइपरलिंक कहा जाता है। जैसे कि हम यहाँ पर बता दे रहे हैं आपको, ये देखो नाम है, टारगेटेड है और ये हाइपरलिंक है, यानी कि जैसे ही हम इन पे क्लिक करेंगे हम किसी और, गूगल है, शीट्स 2 है, टोटल अमाउंट समरी, अनदर वर्कबुक और ईमेल मी, तो इनको यहाँ पर किसी एक पर जैसे ही हम क्लिक करते हैं और ये अगर हाइपरलिंक है तो हमें किसी दूसरे पेज पर या किसी दूसरी इन्फॉर्मेशन या फाइल तक ले करके जाते हैं। तो लिंक का मतलब ही होता है कड़ी, यानी कि ऐसी कड़ी जो कहीं जुड़ी हो और हमें आगे ले करके जाए।
और हाइपर मतलब वो हाईलाइट हो रही है। देखो सारे टेक्स्ट यहाँ पर लिखे हुए हैं लेकिन सिर्फ यही हाईलाइट हो रही है। तो अब उम्मीद है मुझे कि आप हाइपर और लिंक को तोड़ करके समझ लिए होंगे और इसका मतलब समझ गए होंगे। अब इसको इंसर्ट करने के लिए कंट्रोल के का प्रयोग किया जाता है। कंट्रोल के यानी कि किसी सेल में हाइपरलिंक को इंटर करने के लिए। अब कंट्रोल एच का प्रयोग किसको किया जाता है, तो यहाँ पर जो डायलॉग बॉक्स होता है उसमें फाइंड या फिर रिप्लेस को पाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, फाइंड या फिर रिप्लेस। कंट्रोल एल के लिए किया जाता है, किसके लिए किया जाता है, तो क्रिएट टेबल डायलॉग बॉक्स को शो करने के लिए किया जाता है। कंट्रोल आई का प्रयोग कैसे किया जाता है, तो जो इटैलिक फॉर्म होता है जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा एच ई, अब ये सीधा सीधा लिखा, इटैलिक जब अप्लाई करेंगे तो एच ई इस तरीके से हो जाता है। उम्मीद है सारी चीज़ें आपको यहाँ पर समझ में आई होंगी। यहाँ पर कुल 20 प्रश्न आपके एग्जाम में कंप्यूटर के पूछे गए थे जिनको आप हल्के में नहीं ले सकते हैं, पढ़ करके जाना है। और यहाँ पर हम सारी चीज़ें PYQ के साथ में आपके जो बेसिक्स हैं वो भी कवर करवा रहे हैं, इसलिए क्लासेस लंबी हैं। और अगर आप इनको करके जाते हो तो मैं मान के चलता हूँ कि अगर आपने अदर बेसिक कवर किया और इसके बाद में आपको रिवीजन भी हो जाएगा, कोर्स भी तैयार हो जाएगा, पेपर कैसे पूछे गए थे, क्वेश्चन कैसे आए थे, आगे और क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं, उन सबको हम यहाँ पर इंक्लूड कर रहे हैं। यानी कि आपको कम टाइम में अगर तैयारी करनी है तो इनसे भी आपको अच्छी मदद मिल सकती है। मिलते हैं आपको अगले सेशन में।